गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंटी गुरु। ट्रेंटी गुरु में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सोशल साइंस के चैप्टर फर्स्ट जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है रिसोर्सेज की डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन डिफाइन करती है कि जो भी हमारे आसपास अवेलेबल एनवायरनमेंट में, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज जो भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है हमारे आसपास और वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है ना। जो ये हमारे आसपास अवेलेबल है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। कंडीशन अप्लाइड, तीन चीज़ उसके अलावा उसके अंदर होनी चाहिए। वो है टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, मतलब उसको हम अवेलेबल टेक्निक्स से एसेस कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि हमारे पास जो चीज़ें मौजूद है हम उसको गेन ही ना कर पाएँ। दूसरी है इकोनॉमिकली फीजेबल, उसे हर कोई खरीद सकता हो या हर कोई अफोर्ड कर सकता हो, बेसिकली ये चीज़ देखी जाएगी। और तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल, वो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबिलिटी रखती हो, ऐसा नहीं हो कि सेंटिमेंट्स को हार्म करती हो या फिर किसी के कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं हो। तो इस टाइप की चीज़ अगर फुलफिल कोई चीज़ कर देती है तो उसको हम रिसोर्स डिफाइन कर देते हैं। जो भी हमारे पास अवेलेबल, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजेबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसी को हम रिसोर्स डिफाइन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने डायग्राम आया हुआ, उसे देखिए आप कि पहली चीज़ तो है ह्यूमन बीइंग और उसके अलावा तीन एलिमेंट्स और हैं। पहला है फिजिकल एनवायरनमेंट जिसको हम नेचर डिफाइन किया है, दूसरा है टेक्नोलॉजी और तीसरा है इंस्टीट्यूशन। बेसिकली ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। किस तरीके से? ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट से टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए ह्यूमंस क्या यूज़ करते हैं? इंस्टीट्यूशन। ये लोग मालूम ही होगा आपको कि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको हम एसेस करते हैं इंस्टीट्यूशन की हेल्प से, जैसे कि नासा हो गया, डीआरडीओ हो गया, ठीक है, और भी इसरो हो गया, और भी काफ़ी इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी मैनेज करते हैं। और फाइनली इंटरेक्ट करते हैं किससे? फिजिकल एनवायरनमेंट। कौन करता है? ह्यूमन बींग, ठीक है। तो इनका आपस में एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बना हुआ है। अब उसके बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन इंस्टीट्यूशन क्यों बना है, ताकि वो अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ को एसिलेट, मतलब तेज कर सके। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो पहली चीज है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के। ह्यूमन एक्टिविटीज के क्या होते हैं? फंक्शन। एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं वो बिना ह्यूमन फंक्शन के वर्क नहीं करेंगे। जैसे कि जिस कंप्यूटर में वीडियो बना रहा हूँ वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी का ही रिजल्ट है, ठीक है। और ह्यूमन themselves are essential component of resources transform the environment in the form of resources। इस लाइन का बेसिक मीनिंग ये है कि बिना ह्यूमन रिसोर्सेज का फिजिकल एनवायरनमेंट किसी तरह भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। आज की तारीख में हमने जितने भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं नेचर से, चाहे वो आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, तो बिना ह्यूमन रिसोर्स के, बिना ह्यूमन एक्टिविटीज के नहीं निकाला जा सकता था, ठीक है। और उसने अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से मैनेज किया है। अगर बिना ह्यूमन के हम एज्यूम करें पूरी अर्थ को, तो आप देखेंगे कि जो भी रिसोर्सेज है वो पड़े पड़े रह जाएंगे, उनका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा गया रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप। और जो भी एक्टिविटीज हम एनवायरमेंट में ह्यूमंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी एनवायरमेंट ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे कि आप देखोगे कि डेजर्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? कि हमारी एक्टिविटीज, हमने जो भी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्शन किया, फॉरेस्ट डिग्रेड किए अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, तो उस कारण हो रहा है कि डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, डेजर्ट बढ़ता जा रहा है। और जो हमारे एनवायरनमेंट है, जैसे कि सी बीच की बात करें, सी बीच की आप देखो, ये पिक्चर है। इस पिक्चर में देखो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये जो रिसोर्स है वो किस तरह ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं बेसिकली 4 बेसिस पर। तो हमारा पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के बेसिस पर होता है बायोटिक और एबायोटिक। टेंशन मत लीजिए, हम चारों को डीप में डिस्कस करेंगे आगे बढ़कर। तो पहला जो है वो है बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और अबायोटिक।
दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ठीक है, एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पर यह है 4 तरह से डिफाइन। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है नेशनल और चौथा है इंटरनेशनल। उसके बाद में आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पर क्या है, तो बेसिकली ये 3 मेन है और चौथा इसका सबसेट है स्टॉक का। तो पहला है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप, तीसरा है स्टॉक और स्टॉक का ही सबसेट क्या है, रिजर्व। तो ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन थे। आप वीडियो पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हैं। फर्दर अब इनको हम डीप में डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी, ठीक है। तो एक जनरल क्लासिफिकेशन हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो जो रिसोर्स है उसको हमने शुरू में 2 कैटेगरी डिफाइन किया है। बेसिकली इट हैव 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज ह्यूमन एंड सेकेंड इज नेचर, सॉरी नेचुरल फर्स्ट है और ह्यूमन सेकेंड है। अब नेचुरल के अंदर तो काफी सारा क्लासिफिकेशन है, ह्यूमन के अंदर सिर्फ 2 ही तरह से क्लासिफाई किया है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और दूसरा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, पुलिस स्टेशन, कॉलेजेस, सेशन कोर्स, जो सब स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे। और क्वालिटी एंड क्वांटिटी हमारी स्किल और पॉपुलेशन आ जाएगी ह्यूमंस की, ठीक है। और ये जो भी हमने क्रिएट किया उसके बारे में बात हो रही है। अब बात करते हैं बाय द नेचर। तो पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। अब ये क्या चीज़ है, रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है ना, सोलर एनर्जी से आप उसको दोबारा बना सकते हो, विंड एनर्जी का यूज कर सकते हो बनाने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल की, तो जो बार एक बार आपने यूज कर लिया उसके बाद उसको डेवलप कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। नामुमकिन मतलब हमारे पर्पज हम इस जन्म में तो उसे देख नहीं सकते। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, ये धरती के अंदर बहुत नीचे दबे रह गए थे, तो काफी टेम्परेचर प्रेशर के ड्यूरेशन दबे रहने के कारण ये कन्वर्ट हो पाए अपने आज के फॉर्म में। तो इनमें 2 तरह के आते हैं, पहला होता है रिसाइकलेबल और दूसरा होता है नॉन रिसाइकलेबल, ठीक है भाई। अब रिसाइकलेबल क्या बोला है, रिसाइकलेबल जो है उसको हम एक बार यूज करने के बाद किसी न किसी प्रोसेस से उसे प्रोसेस करके हम उसको फिर से यूज फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया आपका, प्लास्टिक नेचुरल नहीं है लेकिन एग्जाम्पल रिसाइकलेबल हो सकता है। मेटल हो गया, लोहा हो गया, बार बार कबाड़ी वाला हमसे ले जाता है, वो रिसाइकिल प्लांट में बेचता है, रिसाइकिल प्लांट से रिसाइकिल होकर हम किसी न किसी फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। पेपर्स हो गए, जो रफ पेपर यूज करते हो वो रिसाइकिल का ही एक फॉर्म है। और नॉन रिसाइकिलिंग मतलब क्या है, जिनको एक बार यूज कर लिया उसके बाद भूल जाओ उन्हें, अब वो दोबारा आपको नहीं मिलने वाले। तो एग्जाम्पल इसका फॉसिल फ्यूल, दोबारा आते हैं आप रिन्यूएबल पर। तो उसके 2 फॉर्म है, कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल। कंटिन्यूस मतलब जो एवरी टाइम फ्लो में रहते हैं, जैसे कि विंड और वाटर हो गए। दूसरे हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में 2 कैटेगरीज हैं, नेचुरल वेजिटेशन जो कि फॉरेस्ट है हमारे, और दूसरा है वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि वो भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, उनसे हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। वो बायोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन क्लासिफिकेशन जो हमने 4 क्लासिफिकेशन पढ़े थे उनको हम डीप में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हमने 2 पढ़े थे, बायोटिक और एबायोटिक। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। अब बायोटिक रिसोर्स का बेसिक मीनिंग है लिविंग बींग से, है ना, लिविंग बींग से रिलेशन है बायोटिक रिसोर्सेज का। तो जो भी रिसोर्स हमारे लिविंग फॉर्म में है उनको हम बायोटिक रिसोर्स मानेंगे या बायोटिक रिसोर्स कहेंगे। अब बायोटिक रिसोर्स के अंदर पहला है ह्यूमन, फ्लोरा एंड फौना मतलब आपके प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, लाइव स्टॉक मतलब जो आपके पेट एनिमल्स होते हैं जिनसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट निकलता है, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, शिप हो गई, ठीक है। इस प्रकार इस टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको लाइव स्टॉक में काउंट होता है। और उसके बाद है इन जितने भी रिसोर्स लिविंग बीइंग फॉर्म में हैं, लिविंग फॉर्म में हैं, उनको हम बायोटिक रिसोर्स डिफाइन करते हैं। अब फिश हो गई, ठीक है, फिश भी रिसोर्स है। उसके अलावा पक्षी हो गए, पक्षी हम बायोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एबायोटिक रिसोर्सेज। अब एबायोटिक रिसोर्सेज में हम इंक्लूड करते हैं उन चीज़ों को जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, है ना।
जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम एबायोटिक रिसोर्सेज में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि मेटल्स हो गए, आपके मिनरल्स हो गए, सैंड हो गई, ठीक है, उनको हम एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग थिंग मौजूद है, ठीक है, वो वही डेफिनेशन फिर से हम रिपीट करेंगे कि जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, टेक्निकली एक्सेसिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और इकोनॉमिकली फीजेबल हो, तो हम इसको से रिसोर्स डिफाइन करते हैं। अगर नॉन लिविंग है तो वो आएगी एबायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस से। फिर से बोल रहा हूँ, वो रिसोर्स है जिनको हम रिन्यू या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ठीक है। ये और भी काफ़ी एनर्जी होती है जिनको हम, जैसे जियोथर्मल एनर्जी हो गई, इनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जीज को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि कोयला हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गए, ठीक है। उसके अलावा कुछ इनमें ऐसे होते हैं नॉन रिन्यूएबल में जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं सिर्फ, जैसे मेटल हो गए, ठीक है। तो कुछ तो रिसाइकिल हो जाएंगे और कुछ रिसाइकिल होंगे, कुछ रिसाइकिल नहीं होंगे, लेकिन भी इनमें से रीजनरेट या रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और जिन रिसोर्सेज को हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब आप ये डायग्राम देखो कि रिन्यूएबल कैटेगरी के अंदर सन आ गया, सन से हमें आज मिलती है सोलर एनर्जी। बायोमास मतलब नेचुरल प्रोडक्ट से हमें जो प्रोसेसिंग करके एनर्जी मिलती है उसे हम बोलते हैं बायोमास एनर्जी, जैसे बायोगैस हो गई, ठीक है। उसके बाद विंड एनर्जी जो विंड से मिलती है ना। उसके अलावा थर्मल एनर्जी, थर्मल का जियोथर्मल एनर्जी जो हमें अर्थ से मिलती है। इस टाइप की एनर्जी में क्या होता है कि अर्थ की जो टेम्परेचर अर्थ के इनसाइड है वो काफ़ी ज़्यादा है आउटसाइड टेम्परेचर से, और इस टेम्परेचर डिफरेंस के हेल्प से ही हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और लास्ट में आता है हमारा हाइड्रो पावर, ठीक है, कि हम पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी हेल्प से जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, उसे हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और ये सारी एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काउंट होती है। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। कोल से, फॉसिल फ्यूल से, न्यूक्लियर एनर्जी से और नेचुरल गैस से, ये सारी टाइप की एनर्जी क्या हो गई, नॉन रिन्यूएबल। मतलब एक बार आपने यूज़ कर लिया उसके बाद ये दोबारा प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। अब इसके आगे जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे। तो पहली ही आपकी इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज में वो सब काउंट हो गया जो कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आपका मकान आ गया, आपके कुएं आ गए, खेत आ गए, फार्म्स आ गए, ठीक है। तो जो भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर काउंट हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि आपका घर। अब इसका जो नेक्स्ट है वो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब भाई आपने अपने घर के आसपास समुदाय केंद्र तो देखा ही होगा या फिर कम्युनिटी हॉल होगा। तो वो सब चीज़ें जो है कम्युनिटी के द्वारा ओन की जाते हैं, ठीक है, ओन बाय द कम्युनिटी आर इंक्लूडेड इन कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, जैसे कि आपके सामुदायिक केंद्र हो गए, कम्युनिटी हॉल हो गए, या फिर आपके चर्चेज या टेम्पल्स हो गए। नेक्स्ट है नेचुरल और नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी नेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब नेशन के अंदर तो आपका मकान भी आता है, इसका मतलब ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी फाइनली एक नेशन का ही रिसोर्स है ना। उसके अलावा रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टेशन हो गए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, और जो भी उसके पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आएगा, ठीक है, जो भी किसी देश की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आएगा वो सब नेशनल रिसोर्सेज में काउंट होगा, चाहे वो बैंक हो और या फिर वो हॉस्पिटल हो,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट है इसका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिसोर्सेज की, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज आउंड होते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। जैसे एग्जांपल थे यूएनओ के मेंबर हैं ऑलमोस्ट 196 कंट्रीज। अब इन 196 कंट्रीज को कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं और कुछ कंडीशन डिफाइंड है। जो भी रिसोर्सेज उस क्राइटेरिया में आता है, उस कैटेगरी में या फिर उस एरिया के अंदर आता है, वो सारे रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज में काउंट होता है। ठीक है, वो सबके साथ शेयर करना होता है और वो सबके बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये रेगुलेट कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि आपके यूएन हो गया, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मैनेज करती है। अब लास्ट में बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब ध्यान रखना कि जो ये कैटेगरी है, चौथी कैटेगरी है आपकी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसको ध्यान सुनना, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, फोकस रहना। तो इसका पहला पार्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, वो रिसोर्सेज जो किसी रीजन में, किसी एरिया में फाउंड होते हैं लेकिन उनको पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया गया है। ध्यान रखना, पोटेंशियल वर्ड का मतलब ही ये है कि उन रिसोर्सेज किसी पार्टिकुलर या किसी एरिया में मिलते हैं, उनको हमने पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं किया है, उनका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं किया है। जैसे कि गुजरात और राजस्थान के एरिया में हमको विंड और सोलर एनर्जी भरपूर मात्रा में मिलती है, लेकिन हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज, इतने विंड मिल्स और सोलर पैनल प्लांट्स नहीं है ताकि हम पूरा उसका यूटिलाइजेशन ढंग से कर सकें। तो ये हो गए आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज, सोलर पैनल हो गए। हालांकि राजस्थान गुजरात में सोलर पैनल और विंड पैनल्स की नंबर ऑफ बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो एक बार तो कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स में फ़र्क क्या है ना। पोटेंशियल रिसोर्स तो वो जिनको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, और उनकी पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं किया गया है। एक्चुअल रिसोर्स जिसको हम यूज़ अभी कर रहे हैं। उसके अलावा पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स जिनका एक्चुअल यूज़ होना भी बाकी है, हमें मालूम नहीं है उनके बारे में कितना यूज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल रिसोर्स में हमें मालूम होता है कि उसका कितना पोटेंशियल है और कितना पहले ही यूटिलाइज हो चुका है, मतलब उसका पूरा पोटेंशियल हमें नोन है और उसको हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और उसका एंड फ्यूचर में मे भी पॉसिबल हो। तो एक पोटेंशियल का एग्जांपल है यूरेनियम डिपॉजिट इन लद्दाख। और बात करें एक्चुअल की, तो कोल की डिपॉजिट की बात करेंगे। हमें मालूम है किस स्टेट में कितना कोयला अवेलेबल है, किस टाइप कोयला कहाँ मिलेगा। लास्ट है कि पोटेंशियल रिसोर्स की पूरी क्वांटिटी हमें मालूम नहीं होती, कितना क्वांटिटी में हमको रिसोर्स मिलने वाला है। एक्चुअल रिसोर्स में मालूम होता है कि कितनी क्वांटिटी हमें रिसोर्स की मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेवलप रिसोर्सेज। ठीक है, डेवलप रिसोर्सेज के बारे में हम कह सकते हैं कि वो रिसोर्सेज जिनकी हम एनालाइजेशन, मतलब उनको हम एनालाइज कर चुके हैं किस चीज़ के लिए, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए। हमने रिसोर्सेज को एनालाइज कर लिया उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए, लेकिन उन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर और लेवल ऑफ फीजिबिलिटी पर, क्या किस लेवल तक वो रिसोर्सेज फीजिबल है। फ्रेंड्स, अब इसका जो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग वो है फिशन। फिशन के अंदर क्या होता है कि हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, उससे काफ़ी सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन नहीं है जिससे हम उसके फुल स्ट्रेंथ एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें, है ना। तो इसके एग्जांपल हम फिशन इंक्लूड कर सकते हैं। फ्यूजन एक अलग प्रोसेस है, मैं उसको यहाँ पे इसलिए शामिल किया है कि फ्यूजन हमारे लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स है फ्यूचर का। इसमें जैसे कि सन होता है, सन के अंदर हीलियम हाइड्रोजन होता है और वहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट हो चला जाता है और उससे काफ़ी सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो हमारे लिए ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम हाइड्रोजन को हीलियम कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर प्रेशर चाहिए जो काफ़ी हाई होता है उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। ठीक है, अब स्टॉक जो होता है उसमें पोटेंशियल होता है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, लेकिन दिक्कत ये आती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी हेल्प से हम उसे एसेस कर सकें। हमारे उसमें पोटेंशियल तो है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसे एसेस करने के लिए प्रॉपर पोटेंशियल तक। जैसे कि वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है
वो एज ए फ्यूल यूज हो सकती है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी हेल्प से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकें, इसलिए स्टॉक कैटेगरी में ही आता है। अब नेक्स्ट जो है वो है रिजर्व। रिजर्व बेसिकली सबसेट होता है स्टॉक का। इसमें वो रिसोर्स आते हैं जिनको हमने यूटिलाइजेशन अपने लिमिट में किया हुआ है, लेकिन उसको हम और भी अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्व में वो रिसोर्स आ गए जिनमें कैपेबिलिटी तो है लेकिन हमने उनको लिमिटेड यूज कर रखा है अभी तक, और उनमें एबिलिटी है कि वो और भी अच्छी तरह यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। पोटेंशियल में क्या होता है कि हमने किया ही नहीं है, हमें सिर्फ उसको एस्टेब्लिश करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एबिलिटी नहीं है अभी तक कि हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। जैसे कि आपके एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि रिवर पे हम जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए पावर प्लांट लगाते हैं, ठीक है, तो वो भी लिमिटेड है। ठीक है, वो जो लिमिटेड है हमने उसको प्रॉपर तरह से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया, हम उसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाए अभी तक। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनका लिंक जो वेबसाइट का है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। आप इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो को मिलती रहें। ठीक है फ्रेंड्स, और आरबीएससी 10th और उसके रिलेटेड आरबीएससी की सारा कंटेंट आपको ट्रिनिटी गुरु वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ जाइए आप, वहाँ से कंटेंट कलेक्ट कीजिए। और फिर भी आपको इशू है कंटेंट के रिगार्डिंग तो आप bpal60@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।